नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद अहम जानकारी के साथ। बता दें कि धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। शाम 4 बजे बैठक होगी शुरू और सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। कई अहम निर्णय हैं इस बैठक में, उसको लेकर मंथन हो सकता है। तो शाम 4 बजे बैठक की शुरुआत होने जा रही है। धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। कई ऐसे प्रस्ताव है जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो शाम 4 बजे शुरू होगी कैबिनेट बैठक। महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें रखे जा सकते हैं। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। तो शाम 4 बजे बैठक की शुरुआत होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक होगी आज उत्तराखंड में और ऐसे में कई अहम निर्णयों पर मंथन होगा। कई अहम प्रस्ताव जो है इसमें रखे जा सकते हैं। आने वाले चुनाव के मद्देनजर भी काफी अहम माने जा रहे हैं। और इसी के साथ बता दें कि कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक होने वाली थी जुलाई में, लेकिन सीएम का दौरा था दिल्ली का और इसलिए ये स्थगित हो गई थी। और आज यानी कि 3 अगस्त को एक बार फिर से ये बैठक होने जा रही है। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कई ऐसे प्रस्ताव है जो इस पे रखे जा सकते हैं, विचार विमर्श हो सकता है, मंथन हो सकता है, कई ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। तो कई मंत्री कैबिनेट के इसमें होंगे शामिल। बता दें शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इसी के साथ आगे किस तरीके से उत्तराखंड का विकास करना है, हर एक मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। किस तरीके से रणनीति बनानी है, इसको लेकर भी मंथन हो सकता है। तो शाम 4 बजे बैठक होने जा रही है कैबिनेट की। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जबकि ये बैठक होने जा रही है। सीएम धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले भी बैठक होने वाली थी जुलाई में, लेकिन ये बैठक स्थगित हो गई थी क्योंकि सीएम का दिल्ली दौरा था। दिल्ली गए थे वो, पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी और इसलिए ये बैठक स्थगित कर दी गई थी। 3 अगस्त को यानी कि आज के दिन एक बार फिर से ये बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे से इसकी शुरुआत होगी। कई ऐसे प्रस्ताव है जो इस बैठक में रखे जा सकते हैं, जिसपे निर्णय लिए जाएंगे, विचार विमर्श होगा, मंथन होगा। उसके बाद सबके सामने ये प्रस्ताव रखे जाएंगे। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक शाम 4 बजे होने जा रही है। कैबिनेट बैठक आज उत्तराखंड में होने जा रही है। तो धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। शाम 4 बजे इस बैठक की शुरुआत होने जा रही है। बता दें कि कई अहम प्रस्ताव इस बैठक में रखे जा सकते हैं। इसी के साथ तमाम मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में ये बैठक होने जा रही है। तो सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे ये बैठक की शुरुआत होगी। कई ऐसे निर्णय हैं जिनको लेकर मंथन इस बैठक में होगा। तो कई अहम निर्णयों पर होगा मंथन और धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक से जुड़ी हुई कई अहम प्रस्ताव जो है इस बैठक में रखे जा सकते हैं और विचार विमर्श तमाम मंत्रियों के बीच में हो सकता है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे इसकी शुरुआत होने जा रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बैठक में आगे उत्तराखंड को किस तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर करना है, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है। या जिस तरीके से तमाम जिलों में जो कहर बरपा है बारिश का, उसको लेकर भी इसमें विचार विमर्श हो सकता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बैठक में चर्चा का विषय बन सकते हैं। और ऐसे में शाम 4 बजे यह बैठक की शुरुआत होने जा रही है। कितनी देर बैठक चलेगी, मुद्दों को लेकर उस पर डिपेंड करता है। और सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस बैठक से जुड़ी हुई। शाम 4 बजे इस बैठक की शुरुआत होने जा रही है। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सीएम धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे। तमाम प्रस्ताव रखे जा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जो कि वाकई में देवभूमि के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होंगे, उसको लेकर इसमें चर्चा होगा, मंथन होगी और उसके बाद धरातल पर उसको उतारा जाएगा। तो सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि आने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर भी ये बैठक में रणनीति तैयार हो सकती है और कई अहम निर्णय को लेकर ये बैठक होने जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। 20 करोड़ के 20 घोटाले की मूल फाइल सचिवालय से गायब हो चुकी है। फाइल गायब होने से सचिवालय की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फाइल पर घोटाले की पुष्टि के बाद जांच का लिया जाना था निर्णय और ऐसे में इस
पुष्टि के बाद ही फाइल गायब हो चुकी है। फाइल गायब होने से सचिवालय की कार्यप्रणाली पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फाइल पर घोटाले की पुष्टि के बाद जांच का लिया जाना था और निर्णय, और ऐसे में फाइल बीच में ही गायब हो गई। तत्कालीन अपर सचिव रामविलास यादव के दफ्तर से ये फाइल गायब हुई है। सवालों के घेरे में रामविलास यादव है और ऐसे में बता दें कि रामविलास यादव आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद है। राज्य सूचना आयुक्त ने गंभीर प्रकरण मानते हुए जांच कर रिपोर्ट मांगी है। अब भारत चीन सीमा पर बनेगी 3 सुरंगें। बता दें 57 किलोमीटर में सिमट जाएगी 490 किलोमीटर की दूरी और राज्य सरकार ने सड़क मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेज दिया है। जोलिंग कांग और लपथल के बीच दूरी 42 किलोमीटर घटेगी और ऐसे में बता दें कि राज्य सरकार ने सड़क मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेज दिया है। बनाने के लिए 490 की दूरी मात्र 57 किलोमीटर में सिमट जाएगी। जोलिंग कांग और लपथल के बीच दूरी 42 किलोमीटर घट जाएगी। ये तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भारत चीन सीमा पर 3 सुरंगें बनेगी, जिसको लेकर आगे प्रस्ताव भेज भी दिया गया है। 57 किलोमीटर में सिमट जाएगी 490 किलोमीटर की दूरी। और कुमाऊं मंडल में बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर में भी येलो अलर्ट जारी हो चुका है। कुमाऊं मंडल में बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिले में बारिश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। इससे पहले भी कई जिलों की हालत इस वक्त काफी ज्यादा बुरी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बारिश से जलजमाव हो चुका है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और ऐसे में कई ऐसे जिले हैं जिनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। ऑरेंज अलर्ट किस जिले में जारी हो चुका है तो किसी में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिले में बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट भी कई जिलों में जारी हो चुका है। तो राज्य की स्थिति इस वक्त बेहद ही बुरी नजर आ रही है, क्योंकि बारिश से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर में भी येलो अलर्ट जारी हो चुका है। तो कुमाऊं मंडल में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। वहीं प्रदेश में 8.28 लाख कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज होने जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराई गई है। 51.44 लाख से अधिक लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। योजना के तहत 102 सरकारी, 139 निजी अस्पताल सूचीबद्ध है। योजना को सुगम बनाकर हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। इसका लाभ ये साफ तौर पे सीईओ ने कह दिया है। राज्य के आखिरी स्टोर के व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, ये भी सीईओ की तरफ से कहा गया है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण समय समय पर चलाएगा अभियान। और इसी के साथ बता दें कि अब कई ऐसे धारक हैं जो कि आयुष्मान स्कीम के तहत लाभ उठा सकते हैं और ऐसे में राज्य के आखिरी छोर के व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। सीईओ ने साफ तौर पे कह दिया है कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण समय समय पर ये अभियान चलाएगा और इसी के साथ कई लोगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। बता दें प्रदेश में 8.28 लाख कार्ड धारकों का निःशुल्क यानी कि बिना पैसों का इलाज होगा और ये इलाज आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क कराया जाएगा और इसकी व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। इसके प्रबंध भी किए जा रहे हैं। 51.44 लाख से अधिक लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। और हरिद्वार में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पुलिस ने दी गई है तहरीर। एडवोकेट अरुण कुमार भदौरिया ने पुलिस में दी है तहरीर। बद्रीनाथ धाम को लेकर की गई थी टिप्पणी, जिसको लेकर तहरीर दे दी गई है। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई है। एडवोकेट अरुण कुमार भदौरिया ने पुलिस में तहरीर दी गई है। बता दें कि पुलिस में दी गई तहरीर आईपीसी की धारा 200
95A, 298, 504, 153 में कार्रवाई की मांग की गई है। तो ये वो धारा है जिनको लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। तो एडवोकेट अरुण कुमार भदौरिया ने ये तहरीर दे दी है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म को लेकर काफी पहले से आपत्तिजनक टिप्पणी करते आए हैं और ऐसे में उत्तराखंड में बद्रीनाथ को लेकर भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर अब उत्तराखंड पुलिस में इसकी तहरीर दे दी गई है। एडवोकेट भदौरिया की तरफ से ये तहरीर दी गई है और कई ऐसी धारा है जिनको लेकर धाराओं के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है अब। जी बिल्कुल, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बद्रीनाथ और केदारनाथ को लेकर विवादित टिप्पणी की गई, उन्होंने अपनी जो विवादित टिप्पणी थी उसमें बद्रीनाथ को स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ मानना बताया था। वहीं अब इस पूरे विवाद पर हरिद्वार के एक वकील एडवोकेट भदौरिया द्वारा यहाँ पर हरिद्वार न्यायालय के सीजेएम कोर्ट में एक वाद दायर किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि वो एक हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा अपने बयान दिया गया है और उनके जो धार्मिक भावनाएं हैं वो इससे कहीं ना कहीं आहत हुए हैं, क्योंकि उनकी पूरी आस्था बद्रीनाथ धाम में है और पौराणिकता को वो इसके आधार पर जो पौराणिकता कहती है उसके आधार पर वो मानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो आहत हुई है उसके अनुसार उन्होंने सीजेएम कोर्ट में अपना वाद दायर किया है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दोषी करार देते हुए उन्होंने उचित न्याय की मांग यहाँ पर कोर्ट से की है। जी बिल्कुल, लगातार वो इसी तरीके की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान उनकी तरफ से दिया जाता है और यही वजह है कि ये सिर्फ पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। विकास, इस तरह से हरिद्वार की बात करें क्योंकि साधु संतों की नगरी है, इससे पहले जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान सामने आया था उसके बाद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के द्वारा भी और अन्य संतों के द्वारा भी उसका कड़ा विरोध किया गया था और उनको साफ तौर पर कहा गया था केवल वो राजनीति, स्वामी प्रसाद मौर्य केवल राजनीति कर रहे हैं और जो माहौल उत्तराखंड का है या हिंदू पक्ष का है उसको बिगाड़ने की। आपको रोकना चाहूंगे, इस दौरान हमारे साथ अरुण कुमार भदौरिया जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। आपने ही ये तहरीर दी है पुलिस में, किन धाराओं के खिलाफ आपने ये केस दर्ज कराया है? मैंने ये तहरीर पहले थाना कनखल हरिद्वार में दी और जब मेरी वहां पर कोई कार्रवाई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो मैंने ये सीजीएम कोर्ट हरिद्वार में धारा 295A, 298, 504, 153 आईपीसी में इनके खिलाफ केस दायर कर दिया है। और इन्होंने जैसे हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं जिनकी भगवान बद्रीनाथ धाम में मतलब गहन आस्था है, इन्होंने बद्रीनाथ धाम को बारे में ये जानकारी दी कि बौद्ध धर्म के मंदिर को तोड़कर बद्रीनाथ धाम बनाया गया था। इन मंत्री महोदय को ये जानकारी नहीं है कि बद्रीनाथ धाम में आज भी 6 महीने इंसान पूजा करते हैं और 6 महीने भगवान विष्णु की पूजा देवता करते हैं और जब सर्दियों के महीने में 6 महीने के लिए मंदिर बंद हो जाते हैं और जब 6 महीने बाद मंदिर खोला जाता है तो आज भी वहां पर जोत जो है ज्योति के रूप में जलती हुई चलती है। तो हमारी भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाई और ये समाचार हमने जब अखबार में पढ़ा तो हमने अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस देखते हुए इनके खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया। तो पहले तो आप कह रहे हैं कि थाने में तहरीर नहीं दी गई थी, क्या वजह थी जिनको लेकर थाने में तहरीर नहीं ली गई थी? थाने वाले दरअसल क्या करते हैं, जैसे कोई भी एप्लीकेशन दी जाती है तो उसमें पहले वो इंक्वायरी करते हैं कि वास्तव में क्या है, कहाँ का मैटर है और क्यों उन्होंने ऐसी बात कही। तो उसमें क्या होता है, लंबी प्रक्रिया हो जाती है। हमारा कहना यह है कि जब कोई आदमी किसी को ठेस पहुंचाता है तो उसे तुरंत उसका सबक मिलना चाहिए और ये नहीं कि क्योंकि किसी भी न्याय में यदि देरी होती है तो वो न्याय से विश्वास हट जाता है आदमी का।
तो हमें तो तुरंत जो है हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करी है। तो यानी कि लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए आप कोर्ट गए हो, तो उनकी पेशी हो सकती है क्या? ये जो आईपीसी की धारा है, इनके तहत कौन कौन से ऐसे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? सजा का प्रावधान क्या है? इसमें सबसे पहले आज मेरा बयान होगा। बयान के बाद मेरे विटनेस होंगे, जो नेक्स्ट डेट लगेगी। उसके बाद जब डेट लगेगी उसमें हमारा मजिस्ट्रेट के सामने आर्गुमेंट होगा कि हमारा केस प्राइमा फेसी इनके खिलाफ बनता है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर मजिस्ट्रेट इन्हें तलब करेंगे और ये अपनी आगे बेल वगैरह कराएंगे और अपनी सफाई देंगे कि हमने ये बयान दिया था या नहीं दिया था, और दिया था तो इनकी क्या मानसिकता थी, क्योंकि ये पहले भी इनके विचार ऐसे रहे हैं। इन्होंने पहले भी रामचरितमानस जो हमारी पवित्र ग्रंथ है उसके लिए भी इन्होंने ये कहा कि इसको कोई हिंदू नहीं पढ़ता है। ये तो तुलसीदास जी ने अपनी खुशी के लिए लिखा था और कहा था कि रामचरितमानस जो किताब है ये तो बकवास है, इस किताब को तो बैन कर दिया जाए। फिर एक बार इन्होंने साधु संतों को कहा कि ये तो गेरवा आतंकवादी हैं। तो इनके जब भी कोई बयान आया वो एंटी हिंदू रहा, हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ रहा। और खुद ये एडवोकेट भी हैं। अच्छा। और ये इसके साथ साथ में एक नेता रहे, जिम्मेदार पद पर रहे और आज भी एमएलसी के पद पर हैं। तो मेरा कहना ये है कि इन आदमियों को थोड़ा सा बयान देते समय हर व्यक्ति की भावनाओं को देखना चाहिए कि इनके बयान से किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और ये निश्चित है कि हम अपनी तरफ से इन्हें सजा कराने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या लगता है कितने साल की सजा होगी? क्या इनके कोई आने जाने में प्रतिबंध होगा? क्या कुछ इससे निकल के सामने आएगा अरुण जी? जी, जब हमारा एविडेंस दाखिल होगा इसमें, हम अपना एविडेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगे। अच्छा। अपना पक्ष अच्छा रखेंगे, अपने एविडेंस को अच्छा देंगे। अधिक जज लोग भी मजबूर हो जाते हैं जब देखते हैं कि एविडेंस बढ़िया है और एक्यूज पर्सन के पास में कोई ऐसे एविडेंस नहीं है अपने बचाव के लिए, तो इन्हें सजा होगी। इसमें कम से कम 3 साल की सजा है। अगर इनकेस उनके पास कोई एविडेंस हो जो उनके पक्ष को मजबूत करते हो, तो ऐसे में क्या वो 3 साल की सजा घट जाएगी या नहीं होगी? ऐसा है कि मैं आपको एक और बात बता दूं जी। ये जो भगवान बद्रीनाथ मंदिर है, यहाँ पर सतयुग में भगवान विष्णु साक्षात दर्शन दिया करते थे भक्तों को। और त्रेता युग जब आया तो देवताओं को और साधुओं को भगवान विष्णु साक्षात दर्शन दिया करते थे। अच्छा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर किसी को तोड़कर बनाया गया बद्रीनाथ धाम। अब ये सनातन धर्म कितना पुराना है, सतयुग त्रेता युग तब से चला आ रहा है और बौद्ध धर्म तो अभी शुरू हुआ। तो इन्होंने जो भी बयान दिया वो एक घटिया किस्म का और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया और इसीलिए हमने इनके खिलाफ मुकदमा दिया। तो जितने बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है अरुण जी, अगर उतने बयान पर उनको सजा होती रही तो उनके ये जन्म कम पड़ जाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो क्या चाहते हैं आप, मतलब कम से कम 3 साल की सजा हो? हम तो ये चाहेंगे 3 साल की सजा हो। अगर इसके अलावा भी इनका कोई बयान फिर ऐसा आता है तो वो हम इस मुकदमे में एविडेंस के रूप में लगाएंगे कि एक ऐसी प्रकार की मानसिकता रखते हैं कि देश में देशद्रोह जैसे अपराध कर रहे हैं, यो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचा रहे हैं और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ अरुण सिंह भदौरिया जी थे। आप उनको सुन रहे थे कि किस तरीके से ये वही वकील है जिन्होंने ये कई धाराओं में, आईपीसी की कई धाराओं में उन्होंने केस दर्ज कराया है, स्वामी प्रसाद मौर्य पे तहरीर दी है और सीधे कोर्ट में पेश होने की भी मांग उन्होंने की गई है। लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए उन्होंने शॉर्टकट अपनाया है, इसलिए वो कोर्ट में गए, कोर्ट में उन्होंने केस दर्ज कराया और आगे की मांग वो लगातार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सजा हो और स्वामी प्रसाद मौर्य की पेशी हो, इसलिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे
कि ये इस प्रक्रिया में ज्यादा समय ना व्यतीत हो। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से धर्म को लेकर विवादित बयान देते आ रहे हैं और ऐसे में एक के बाद एक केस उनके खिलाफ दर्ज होते हुए चलते आ रहे हैं। चाहे यूपी की बात कर ली जाए, यूपी में कई केस उनके खिलाफ दर्ज है। अब उत्तराखंड में भी ये सिलसिला लगातार जारी। उनकी तरफ से कहना है कि अगर वो किसी तरीके से आगे और बयान देते हैं तो आगे भी उनके खिलाफ केस दर्ज होगा। हम अपनी तरफ से एकदम सॉलिड एविडेंस रखेंगे जिसके कारण उनको सजा जरूर मिलेगी। तो आईपीसी की धारा 295A, 298, 504, 153 में कार्रवाई की मांग की गई है भदौरिया की तरफ से। और ऐसे में उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है इनको सजा मिल जाए और इनकी पेशी कोर्ट में है। तो अरुण कुमार भदौरिया ने तहरीर दी है और तहरीर देने के बाद उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि सख्त से सख्त सजा हो, ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पेयजल विभाग ने संभाला है सभी एसटीपी का जिम्मा। बता दें कि सामने आई कमियां दूर करा रहे निगम और जल संस्थान। दूसरी कंपनी के चयन के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। पेयजल निगम में एमडी ने कहा है कि फील्ड में नहीं जा रहे अधिकारी पर कार्रवाई होगी। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां सामने आई कमियां दूर करा रहे निगम के खिलाफ कार्रवाई की मांग है और दूसरी कंपनी के चयन के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। पेयजल निगम के एमडी ने कहा है कि फील्ड में नहीं जा रहे अधिकारी पर जल्द कार्रवाई होगी। तो मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पेयजल विभाग ने संभाला सभी एसटीपी का जिम्मा और ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सामने आई कमियों को दूर कर रहे हैं जल संस्थान। जल संस्थान की तरफ से कहना है जो अधिकारी नदारत है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, काम आगे बढ़ेगा। दूसरी कंपनी के चयन के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। और देहरादून में रुद्रपुर के रमपुरा चौकी से कुत्ते की गुमशुदगी का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने कुत्ते की गुमशुदगी का केस दर्ज करके तलाश में जुट गई है। बता दें कि चौकी के बाहर कुत्ते की गुमशुदगी होने के कंप्लेंट को चिपकाया गया है और जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। की जो है दर्ज की गई है चौकी रमपुरा में। और एक ये श्री यादव नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा तहरीर किया गया था कि उनकी रॉटवेलर ब्रीड का जो डॉग है वो मिसिंग है। तो उसकी मिसिंग इसमें हम लोगों ने दर्ज की है और बाकी वो जो वादी हैं वो स्वयं भी इसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।